अगर भाई आपको लाइव कर दिया ना पक्का, ठीक। अरे चलो। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भाई सभी के? राम 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 राम। चलो ठीक है। सगुन त्यागी श्री कृष्णा लाल बाबू राय। लाल बाबू तुम रेगुलर नहीं रहते क्लास में, कभी आते हो कभी गायब हो जाते हो, क्या चक्कर है ये? ठीक है। हाँ, क्या हुआ भाई? हम्म। सर गुड आफ्टरनून सर। आप लाइट इलेक्ट्रिसिटी क्या खोलना है? हाँ, क्रोम कहाँ से खुलेगा? हाँ। हम्म। अभिषेक का ही बता रहे हैं भाई। ये हम्म। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा भाई, कल मैंने आपको एक पीडीएफ कराई थी 4 बजे यूट्यूब पर। मैंने आपसे बोला था कि 4 बजे यूट्यूब पर आ जाना। एक पीडीएफ मैंने कल आपको कराई थी, ये मोशन वाले चैप्टर से रिलेटेड। एक पीडीएफ मैं आपकी क्लास में करा देता हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी ने 4 बजे यूट्यूब पर वो क्लास देखी होगी। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने कराए थे और उसके बारे में मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था, ठीक है। एक बच्चा बोला क्या व्हाट्सअप बंद होने वाला है क्या सर? पता नहीं भाई, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। चंबल की धरती से हमने राधे राधे स्वीकार कर लिया है। तो एक पहले एक कर लेते हैं पीडीएफ, फिर मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर मैटर का। उसमें हम पढ़ेंगे बर्नौली की प्रमेय, बर्नौली प्रिंसिपल। उसके अलावा हम पढ़ेंगे जैसे कि पास्कल का नियम, पास्कल का नियम उसके अंदर है, बर्नौली की प्रमेय है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, प्रेशर के बारे में कुछ बातें हम उसके अंदर पढ़ेंगे। तो वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो श्री कृष्णा बहुत जल्दी हो जाएगा। अब उससे पहले हम देख लेते हैं ये फोर्स एंड मोशन में क्वेश्चन नंबर 1। तो ये फटाफट कुछ क्वेश्चन हम रिवाइज कर लेते हैं। लाइट इलेक्ट्रिसिटी और बाकी चैप्टर कराए और कौन से टॉपिक सिखाएंगे? अभी ये पीडीएफ करेंगे अभिषेक हम, फिर उसके बाद मैटर का चैप्टर करेंगे जिसमें मैंने बताया बर्नौली प्रमेय, पास्कल का नियम, ये सब पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, ए पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग स्टोन ड्यू टू। एक व्यक्ति को लात मारने के कारण पत्थर पर चोट लगी है। यानी एक पत्थर था, पत्थर के ऊपर लात मारी, ठीक है। तो पत्थर पर लात मारी है। सर जूनियर अध्यापक की परीक्षा पोस्टपोन हो गई है, अब तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, कोविड की वजह से शायद होगी ना ये। तो क्वेश्चन मेरा यह है कि एक व्यक्ति ने पत्थर पर लात मारी तो उसके पैर पे चोट लगी, तो इस वजह से है ये। तो बताओ, ए पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग स्टोन ड्यू टू। एक व्यक्ति को लात मारने के कारण पत्थर पर चोट लगी है। पहला ऑप्शन कह रहा है इनर्शिया की वजह से ऐसा हुआ, एक कह रहा रिएक्शन प्रतिक्रिया की वजह से, एक कह रहा वेलोसिटी वेग, एक कह रहा संवेग। तो जब कोई व्यक्ति पत्थर पर लात मारता है तो उसे चोट किस वजह से लगती है? MS कुशवाहा, राहुल बघेल, लाल बाबू राय। आपका गलत है। एक तो तुम आए हो कई दिनों के बाद और गलत भी कर रहे हो। ये पीडीएफ कराई नहीं ना मैंने आपको? नहीं कराई वाली। देखो भाई, आपको मैंने बताया था जैसे दीवार है ये, ठीक है, श्री कृष्ण करा देंगे। एक दीवार है, आपने बच्चे उस दीवार पे हाथ मारा तो आपके हाथ पे चोट लगने लगती है। तो मैंने क्लास में बताया था कि जब किसी दीवार को आप हिट करते हो ना, आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, तो उतना ही फोर्स दीवार भी आपके ऊपर लगाती है। तो जितना आप एक्शन लगाओगे उतनी आपको रिएक्शन मिलेगी, जितनी क्रिया उतनी ही प्रतिक्रिया। ऐसे ही जब आप सड़क पे चलते हो और आपको ठोकर लगती है ना, पत्थर में आपने लात मारी, तो जितना फोर्स आप पत्थर पे मारोगे, पत्थर भी उतना ही फोर्स आपके अंगूठे पर, आपके पैर पे लगाएगा। तो कोई व्यक्ति दीवार को हिट करे या पत्थर को हिट करे तो राहुल उसके पैर पे, हाथ पे चोट लगती है, वो दीवार की या पत्थर के रिएक्शन प्रतिक्रिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन मैंने देखा था, कोई बंदा पढ़ा रहा था यूट्यूब पर
उन्होंने इसका आंसर ए ऑप्शन दिया था, इसका ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है कि दीवार को हाथ मारो तो चोट लगी, वो भी दीवार की रिएक्शन है। पत्थर पे लात लगी तो पैर पे जो चोट लगी वो पत्थर की रिएक्शन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है ए बॉडी विद यूनिफॉर्म मोशन, समान गति वाला एक पिंड, बॉडी को बोलते हैं वस्तु या पिंड, समान गति वाला एक पिंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद पहले भी आ चुका है ये। इसने कहा कि अगर एक वस्तु की चाल समान गति वाला यानी कि एक समान चाल है तो ऐसी वस्तु का पहला ऑप्शन दिया है कि उसे एक्सिलरेट नहीं कर सकते हैं, एक कह रहा है कि उसे एक्सिलरेट कर सकते हैं, हमेशा एक्सिलरेट होगी, हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि ए बॉडी विद यूनिफॉर्म मोशन, अगर वस्तु की यूनिफॉर्म स्पीड है तो क्या होगा? हाँ राहुल सही बताया आपने। सोनम चक्रवर्ती गुड आफ्टरनून, क्वेश्चन करो। रीना मलिक का आया, भाई तुमने लग रहा है क्लास ढंग से नहीं ली रीना मलिक, दोबारा पढ़ो। राजीव का ठीक है। अगर एक वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है, एक वस्तु की समान गति है तो ऐसे पिंड के साथ क्या कर सकते हैं? शरीर में पंचायत चुनाव है इसलिए परीक्षा टली। अच्छा अच्छा, चुनाव तो बहुत जरूरी है। परीक्षा क्या, परीक्षा तो होती रहेगी। देखो अगर बच्चे यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है एक समान चाल, स्पीड ना तो बढ़ रही ना घट रही, एक समान चाल है, तो ऐसे पिंड के अंदर एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? अब मुझे एक बताओ, मैंने जब आपको क्लास में पढ़ाया था तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था 20 बार, जो कि आप भूल चुके हो। मैंने आपसे क्या कहा था बच्चे कि एक्सेलरेशन त्वरण के तीन, एक्सेलरेशन का मतलब है कि तीन मतलब हैं। पहला स्पीड का बढ़ना, चाल का बढ़ना, दूसरा स्पीड का घटना, तीसरा बताया था मैंने डायरेक्शन का चेंज होना, दिशा का बदलना। तो स्पीड बढ़े तो भी एक्सेलरेशन, स्पीड घटे तो भी एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन बदल जाए तो भी एक्सेलरेशन। अब पेपर में क्या दिया उसने? यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति है। एक समान गति का मतलब है कि ना तो स्पीड बढ़ रही ना स्पीड घट रही। अब स्पीड ना तो बढ़ रही ना घट रही, लेकिन पेपर में आपको डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, हो सकता है कि डायरेक्शन भी ना बदल रही हो। अगर डायरेक्शन भी ना बदल रही हो तो फिर तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो हमेशा एक्सेलरेशन होगा। ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। लेकिन बच्चे एक संभावना ये भी तो है कि स्पीड भले ही बढ़ घट नहीं रही लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही हो। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन कभी नहीं होगा, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि एक्सेलरेशन हो सकता है, हमेशा होगा ये भी गलत, हमेशा नहीं होगा ये भी गलत, हो सकता है। अगर स्पीड यूनिफॉर्म है, एक समान चाल है, तब भी ऐसी संभावना है कि एक्सेलरेशन हो जाए। हो सकता है कि वस्तु की स्पीड तो सेम हो लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल रही हो। जैसे मैंने आपको बताया था सर्कुलर मोशन, वृत्त गति, मान लो वृत्त गति में है कोई वस्तु, लगातार सेम स्पीड से चल रही है, वी वी वी, स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन तो बदल रही है। और एक्सेलरेशन होता है, आपको पता है सर्कुलर मोशन में कितना एक्सेलरेशन होता है? सर्कुलर मोशन में v²/r, आर यहाँ पे रेडियस है, v स्पीड है। तो अगर स्पीड अगर यूनिफॉर्म है, एक समान चाल है, तो इसका मतलब ये मत सोचना कि ना तो स्पीड बढ़ रही ना घट रही, एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता। स्पेशली मैंने क्लास में नोट करके लिखवाया था कि इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट देन आल्सो मोशन में बी एक्सेलरेटेड। अगर वस्तु की चाल नियत है तब भी वस्तु की गति त्वरित गति हो सकती है। हमेशा होगी वो भी गलत, हमेशा नहीं होगी वो भी गलत, हो सकती है, संभावना है ऐसी कि स्पीड तो आपको बता रखा ना बढ़ रही ना घट रही, पर डायरेक्शन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। तो डायरेक्शन अगर चेंज हो रही होगी तो आपको पता ही है डायरेक्शन चेंज, तो यानी इसका मतलब है कि फिर एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूं तो बार बार इस पर टाइम खराब नहीं करूंगा। अब आते हैं तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। यदि एक प्रक्षेप्य की क्षैतिज सीमा इसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है, 4 गुना है, तो प्रक्षेपण का कोण होगा। देखो इसने बोला कि अगर हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, ये आज मैंने 4 बजे वाली क्लास जो लेता हूँ यूट्यूब पर, उसमें आज मैं प्रोजेक्टाइल मोशन ही पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को दोबारा से प्रोजेक्टाइल पढ़ना हो, थोड़ा रिवाइज करना हो, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, थोड़ा क्लास में एक्टिव रहना, तो 4 बजे आ जाना जरूर हो, ठीक है। देखो प्रोजेक्टाइल मैंने आपको ये बताया था बच्चे, मान लो कि आपने कोई वस्तु ली है, यू स्पीड से फेंकी थीटा एंगल पर,
तो वस्तु जाएगी जाएगी जाएगी, यहाँ जाके टकराई। तो जहाँ से इसने अपने से फेंकी और जहाँ पे जाके टकराई उसके बीच की दूरी कहलाती है रेंज, क्षैतिज परास या क्षैतिज सीमा। और ये आपकी मैक्सिमम हाइट, ये वाली देखो, हाइट तो ये भी है पर सबसे बड़ी वाली हाइट बीचों बीच वाली ये है मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई। तो इसने कहा है कि अगर जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, इसे लिख रहा हूं मैं आर से, जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ये मैक्सिमम हाइट की 4 गुना है, तो बॉल किस एंगल पर फेंकी गई होगी बताओ। ये क्लास में क्वेश्चन कराया था मैंने, यहां ध्यान सुनना। मैंने आपको लिखवाया था कि अगर रेंज हाइट के 4 गुना है तो बॉल आपको फेंकनी पड़ेगी 45 डिग्री के एंगल पे। और उसी टाइम पे एक क्वेश्चन और कराया था कि अगर रेंज और हाइट बराबर हैं, जितनी रेंज है, मान लो कि बॉल 5 मीटर दूर गई और मैक्सिमम हाइट भी आपको 5 मीटर चाहिए, अगर रेंज और हाइट आपको बराबर चाहिए तो फिर बच्चे बॉल आपको फेंकनी पड़ेगी किस एंगल पे, tan इनवर्स 4 पे। तो रेंज और हाइट बराबर चाहिए तो एंगल tan इनवर्स 4 होना चाहिए, और रेंज हाइट के 4 गुना है तो एंगल होना चाहिए 45। ये मैंने प्रूव भी किया था। मैंने आपसे कहा था कि रेंज और हाइट में एक रिलेशन है, इसे याद रखेंगे हरियाणा रोडवेज से, H/R। तो H/R किसके बराबर बताया था, tan θ/4 के बराबर। अच्छा, रेंज जो है हाइट के 4 गुना है तो R की जगह आप लिख लो 4H tan θ/4, H से H कट गया, 4 से 4 कट गया, तो tan θ 1 आ गया। tan θ की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पे। 45 आया कि नहीं आया। क्वेश्चन में बोला कि रेंज हाइट के 4 गुना है तो एंगल क्या होना चाहिए। तो फॉर्मूला मैंने बताया था कि रेंज और हाइट में एक फॉर्मूला है कि H/R = tan θ/4। तो यहाँ पे रेंज आपको दे रखी है हाइट के 4 गुना, तो सोल्व करके 45 आया। तो पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं मोहम्मद शरीफ, जरूरी नहीं कि सबको क्लियर हो, ठीक है। ये मैंने पहले ही प्रूफ कर रखा है प्रोजेक्टाइल चैप्टर में। ये तुम्हें तो मुझे प्रूफ करने के बताना भी नहीं चाहिए था, तुम्हें आंसर देना चाहिए था इसका, कह रहा जी क्लियर नहीं हुआ। तो रेंज हाइट के 4 गुना है तो बॉल किस एंगल फेंकनी पड़ेगी, 45। अगर वो क्वेश्चन ये पूछता है कि रेंज हाइट के बराबर है तो फिर हम क्या बोलते हैं, अगर क्लियर नहीं हुआ तो 4 बजे आ जाना शाम को, दोबारा कराऊंगा टॉपिक ये। वो क्लियर नहीं हुआ, शर्म भी नहीं आ रही कहते हुए, पढ़ा रखा है टॉपिक ये, उसके बाद क्वेश्चन पूछा है। ये भी पढ़ाया हुआ क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज ए वर्चुअल फोर्स। निम्न में से कौन सा बल एक आभासी बल है, ये आपको बताना है। निम्न में से, राधे राधे भाई उत्तम, निम्न में से कौन सा बल एक आभासी बल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्चुअल फोर्स। वर्चुअल फोर्स भी लिखा आ सकता है पेपर में और सूडो फोर्स भी लिखा आ सकता है, आभासी बल भी लिख सकता है और छदम बल भी लिख सकता है। क्लास में करा रखा है ये भी, सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में, बताना। और तुम्हें इतना टाइम लग रहा है पढ़ाई हुई चीज में, हद है फिर तो। ये मोहम्मद शरीफ तो रोज आके 2-3 सुनता है तब इसका दिमाग चालू होता है। तो कौन सा वर्चुअल फोर्स है, तो आपको मैंने बताया था बच्चे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अप केंद्रीय बल। किसी सर्कुलर मोशन में, किसी वृत्तीय गति में जो बाहर की तरफ को फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसे मैंने क्लास में समझाया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बोलते हैं छदम बल, इसे बोलते हैं वर्चुअल फोर्स, आभासी बल। क्यों कहते हैं इसे, मैंने बताया था आपको सारी वजह इसकी, कि ऐसा कोई फोर्स होता ही नहीं है, ये केवल कैलकुलेशन को, चीज़ों को आसान करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर मैंने पूरा ऐसा बताया था, तो आप उस वाली क्लास को देख लेना, सर्कुलर मोशन वाली को। तो अभी फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान होना चाहिए, जबकि सब बच्चों का लगभग सही है। राजीव, शिवसेन, अभिषेक, MS कुशवाहा, उत्तम, प्रीतम, देखो कितना सही कॉम्बिनेशन बना, उत्तम के बाद प्रीतम, सौरभ कुमार, विकास कुमार, चलो ठीक है सबका, मोहम्मद शरीफ, सबका ठीक। ये भी क्लास में जिक्र किया हुआ इस क्वेश्चन का मैंने। एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज। ये कह रहा है कि एक वस्तु दूरी को तय करती है जो समय के वर्ग के सीधे अनुपातिक है। यानी एक वस्तु के द्वारा जो दूरी तय की गई है वो समय के वर्ग, टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर चली गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती हो तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कैसा होगा। इंक्रीजिंग यानी कि पॉजिटिव, डिक्रीजिंग यानी कि नेगेटिव, एक है 0 और एक है कांस्टेंट।
मतलब पॉजिटिव में इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ, ऐसे कि 2 3 4 5 बढ़ता हुआ। डिक्रीजिंग यानी कि घट रहा है एक्सेलरेशन, यहाँ पे 0 और लास्ट में क्या है कांस्टेंट नियत। तो कह रहा है कि अगर चली गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है, तो आपको ये बताना है कि चली गई दूरी अगर समय के वर्ग के समानुपाती है तो एक्सेलरेशन त्वरण कैसा होगा। देखो आप याद करो, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि इस क्वेश्चन का आंसर आर्ट और कॉमर्स साइड वाले बच्चे तो याद कर लेना, बाकी साइंस वालों को मैं बता देता हूं। भाई आपके जो है डिस्टेंस है प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ तो एक कांस्टेंट आता है, तो क्या बन गया के टी स्क्वायर के, यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक, अब यहाँ देखना, अगर मैं बच्चे मैं इसे एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, अवकलन कर दूं, डिफरेंशिएशन, साइंस वालों को पता हो डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इधर क्या आ जाएगा, ये टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2t। तो अगर मैंने स्पीड का एक बार डिफरेंशिएशन किया, सॉरी डिस्टेंस का एक बार डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया स्पीड, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन, और ये कितना आ जाएगा 2t का डिफरेंशिएशन आएगा 2। अब k तो कांस्टेंट था ही, 2 भी कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन कैसा होगा कांस्टेंट। तो सीधा आप ऐसे याद रखो, अगर किसी वस्तु ने जो दूरी तय की है वो दूरी समय के स्क्वायर के समानुपाती है, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, त्वरण नियत है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि मान लो उस वस्तु का एक्सेलरेशन 5 है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 5 ही है। अच्छा, एक्सेलरेशन 5 का मतलब क्या है कि इस वस्तु की स्पीड प्रत्येक सेकंड 5 बढ़ेगी, यानी स्पीड प्रत्येक सेकंड 5 ही बढ़ेगी। 10 थी, एक सेकंड के बाद 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, 35, 40, यानी स्पीड 5 ही बढ़ेगी। एक्सेलरेशन फिक्स है उसका कि 5 ही स्पीड बढ़नी है। ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन बढ़ता हुआ है कि इस सेकंड तो स्पीड 5 बढ़ गई, अगले सेकंड 9 बढ़ गई, फिर 15 बढ़ गई, फिर 30 बढ़ गई, या घटते हुए कि स्पीड इस सेकंड तो 5 बढ़ी, फिर 3 बढ़ गई, फिर 1 बढ़ी, फिर बढ़ी नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर चली गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो बच्चे जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट, यानी कि जितना इंक्रीमेंट होगा वो फिक्स है कि हर सेकंड उतनी ही स्पीड बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि इस सेकंड स्पीड ज्यादा बढ़ गई, उससे अगले सेकंड और ज्यादा बढ़ गई, उससे ज्यादा और बढ़ गई। स्पीड तो इंक्रीजिंग है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि जितना एक्सेलरेट होगा वस्तु उतना ही होगी। ऐसा नहीं है कि कभी 5, कभी 3, कभी 7, कभी 9, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो दोबारा सुनो, पेपर में क्वेश्चन कई बार आया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो, एक केस तो ये आता है अगर चली गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो एक्सेलरेशन होता है बच्चे कांस्टेंट, यानी कि नियत, यानी कि हर सेकंड इंक्रीमेंट जो है वो फिक्स है। एक आता है इसमें केस, एक और पूछता है पेपर में कि अगर चली गई दूरी समय के समानुपाती हो, वर्ग के नहीं, समय के समानुपाती, अगर चली गई दूरी समय के समानुपाती है तो इसका मतलब है कि अब आप बोलेंगे कि एक्सेलरेशन है 0, यानी वस्तु के अंदर त्वरण है ही नहीं, क्योंकि समय के साथ, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई मान लो एक वस्तु की जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में ये वस्तु 2 मीटर चलती है, 1 सेकंड में 2 मीटर चलेगी, तो अगले 1 सेकंड में भी 2, अगले 1 में भी 2, अगले 1 में भी 2, यानी इसके अंदर एक्सेलरेशन है ही नहीं। इसकी स्पीड तो फिक्स है, जब स्पीड में चेंज ही नहीं हो रहा, सीधी चल रही है, तो एक्सेलरेशन 0। तो एक्सेलरेशन 0 तब होगा जब समय के समानुपाती होगी चली गई दूरी। एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, वस्तु लगातार एक ही स्पीड से मूव कर रही होगी, एक ही स्पीड से। अगर उसकी स्पीड 20 है तो 20 मीटर पर सेकंड ही है लगातार, 2 है तो 2 ही है। लेकिन अगर समय के वर्ग के समानुपाती होगी तो वस्तु के अंदर एक्सेलरेशन होगा, यानी कि उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही होगी। ठीक है, अरे बात समझ में? अरे हाँ या ना? यस, रीना मलिक बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये अगर आप और इसे एक तरीके से याद कर सकते हो, देखो अगर आपको याद ही करना हो, आपको मैंने एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताई थी, गति का दूसरा समीकरण, S = ut + ½ at², बताया था मैंने। ठीक है, अब मान लो कोई वस्तु शुरुआत में रेस्ट पे रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, तो u का मतलब होता है शुरुआत की वेलोसिटी, वो 0 है, वस्तु रेस्ट पे है शुरुआत में, तो s कितना आ गया, ½ at² के बराबर। और आपको मैंने बताया था कि जो इक्वेशन मैंने आपको 3 इक्वेशन लिखवाई थी, ये तीनों इक्वेशन तभी वैलिड हैं अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, हाफ तो कांस्टेंट है ही, यानी s किसके समानुपाती आ गया, t² के। तो आप चाहो तो इस वाली इक्वेशन से भी याद रख लेना कि चली गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती तब होगी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर वर्ग वाला क्वेश्चन ना के ये आ गया कि चली गई दूरी
समय के समानुपाती है तो वस्तु के अंदर एक्सेलरेशन नहीं है, वस्तु समान चाल से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। आई होप कि अब इतना बताने पे आपको याद आ गया होगा, समझ में आ गई होंगी बातें, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई नहीं, पढ़ने वाले बच्चों को तो कुछ फायदा होना चाहिए। सब कुछ तुम एकदम सीख जाओगे तो जो बचपन से पढ़ते आ रहा तो उसका नुकसान नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन है, व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड इन ए फ्लूइड देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जब कोई पिंड या कोई वस्तु, जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूब जाता है तो उस पर कौन सा बल लगता है। एक कह रहा है कि अपवर्ड थ्रस्ट, ऊपर की ओर बल लगता है। एक कह रहा है कि वेट, मास ए एंड बी दोनों। तो बताओ, ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैटर वाले चैप्टर में। घटना चक्र ले लो सौरभ कुमार, हिंदी में भी आती है घटना चक्र, इंग्लिश में भी आती है। आर्यन झा का आंसर मेरे पास आया सबसे पहले। नहीं भाई, राहुल जो है वही रहेगी। सौरभ, क्वेश्चन का नंबर भी लिखो साथ में, ABCD मत लिखो। रीना मलिक, राहुल बघेल दोनों गलत है। शैलेंद्र का सही है, राजू का गलत है, उत्तम धाकड़ का सही है, सूरज गलत। लोकेंद्रा गलत। MS कुशवाहा कह रहे नहीं पता। अभिषेक वडगांवकर ठीक है। देखो अभी हम इसे पढ़ेंगे, हालांकि अभी नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा मैं आपको। जैसे मेरे पास में एक बीकर है, इसके अंदर हमने कुछ लिक्विड भर दिया, ठीक, और ये इसके अंदर कोई वस्तु है। जब कोई वस्तु कहीं पे भी हो, मैंने बताया था बच्चे, किसी वस्तु का वेट mg हमेशा नीचे की तरफ काम करता है। तो जो ऑब्जेक्ट आपने डाला, तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, जो भार है, वो तो नीचे की तरफ काम करेगा ही, वो आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। लेकिन जब बच्चे कोई वस्तु किसी फ्लूइड में होती है, फ्लूइड का मतलब समझ रहे हो, फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड प्लस गैस, यानी कोई लिक्विड या कोई गैस। फ्लूइड को मतलब होता है तरल भी और गैस भी। तो यहाँ पे मतलब फ्लूइड मैंने पानी ले लिया। तो जब कोई वस्तु किसी फ्लूइड में है, यानी कि आप फिलहाल लिक्विड मान लो, किसी लिक्विड में है, तो लिक्विड भी एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ को, बुरा मानेगा, वस्तु से कहेगा मेरे अंदर क्यों घुस रही है, चल ऊपर चल वापस। तो ऊपर की तरफ को एक फोर्स लगाएगा, सब बच्चे बोलते हैं अप थ्रस्ट या बियॉन्ड से, या बियॉन्ड फोर्स, या हिंदी में उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल यानी कि जब कोई वस्तु किसी फ्लूइड में होती है, किसी तरल में होती है, तो उस पर दो फोर्स काम करते हैं। एक तो उस वस्तु का वेट नीचे की ओर काम करेगा। भाई मैंने आपको बताया था कि वेट ना एक फोर्स है, वेट को हम न्यूटन में नापते हैं ना। भाई न्यूटन तो जो है फोर्स के लिए होता है, और वेट भी हम न्यूटन में नापते हैं, यानी कि वेट एक फोर्स है। कौन सा फोर्स? जो धरती हमारे ऊपर लगाती है। तो किसी वस्तु पर धरती जो फोर्स लगाएगी, जितना फोर्स धरती उसके ऊपर लगाएगी उसका वेट होगा। तो अगर कोई वस्तु फ्लूइड में है, किसी लिक्विड में, किसी गैस में है, तो उस पर दो फोर्स काम करेंगे, एक तो उसका वेट नीचे की तरफ को, और दूसरा लिक्विड का उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। तो आंसर होगा डी, यानी अप थ्रस्ट भी लगेगा और उसका वेट, ये दो फोर्स काम कर रहे होंगे उसके ऊपर, दो बल काम कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी इनसे कुछ सिचुएशंस हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है आपसे, इन ए पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर चूजन टू बी 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम एंड 0.1 रेस्पेक्टिवली। द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्विवेलेंट टू। ये कह रहा है कि एक विशेष प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाइयों को क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेकंड चुना जाता है। इस प्रणाली में बल की इकाई किसके बराबर होगी? ये करो।
करना भैया। देखो आपको एक चीज पता है, मैंने आपको फोर्स का फॉर्मूला बताया था, F इजकल टू एम ए। ये न्यूटन के सेकंड नियम से हमने पढ़ा था, F इजकल टू एम ए। आपको पता है कि मास को हम नापते हैं किलोग्राम में, और मास को नापते हैं बच्चे हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो अगर मास को किलोग्राम में नापें और एक्सेलरेशन त्वरण को नापें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो यहां से मुझे पता चला कि 1 न्यूटन किसके बराबर है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। यानी कि मास को अगर मैं किलोग्राम में नापूं, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापूं, तो फोर्स की यूनिट बनेगी न्यूटन। लेकिन हमारे से क्या कह रहा है कि जो इसने सिस्टम यूज किया, ये सिस्टम में कह रहा है कि नहीं, जो लंबाई है ना उसके लिए यूज करो किलोग्राम का नहीं, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और मास के लिए यूज करो 10 ग्राम, यानी कि मास को नापो ग्राम में, 10 ग्राम। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं यूज करना, मीटर की जगह यूज करना 10 सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर की जगह यूज करना 0.1 सेकंड, तो इसका स्क्वायर हो गया। यानी कि इसने कहा कि एक विशेष प्रणाली है जिसमें आप मास की जगह किलोग्राम का यूज नहीं करेंगे, 10 ग्राम का करेंगे, मीटर की जगह 10 सेंटीमीटर का, और सेकंड की जगह 0.1 सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ये 10 ग्राम, ऊपर ये 10 सेंटीमीटर, नीचे 0.1 सेकंड का स्क्वायर, तो 0.1 इंटू 0.1 सेकंड स्क्वायर, ये पॉइंट से 2 जीरो चली गई ऊपर, तो कितना बन गया, ये 2 3 4 10 की पावर 4 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। ठीक है, बस आपका काम हो गया। ग्राम को अगर मैं किलोग्राम में बदलूंगा तो 10 की पावर -3 आएगा। ये कहाँ पे लिखूं, इसके लिए काम करते हैं, इसे मैं मिटा दूं ना, अभी वो तो उधर लिख ही दिया। अब देखो 10 की पावर 4 ग्राम की जगह लिख सकते हैं हम 10 की पावर -3 किलोग्राम, सेंटीमीटर होता है 10 की पावर -2 मीटर, और सेकंड स्क्वायर तो है ही। 10 की पावर -5 और 10 की पावर +1, तो 10 की पावर -1 किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। और किलोग्राम मीटर, सॉरी ये मीटर में बदल दिया था ना हमने, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर हो गया, न्यूटन के, तो आ गया 10 की पावर -1 न्यूटन, यानी कि 0.1 न्यूटन। यानी फोर्स की यूनिट क्या बन गई, 0.1 न्यूटन बन गई। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसे मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला है एम ए, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन कब है, अगर मास को हम किलोग्राम में नापें, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो 1 न्यूटन का मतलब है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हमारे पास एक विशेष प्रणाली है, उस प्रणाली में हमें क्या करना पड़ रहा है, मास को हम यूज कर रहे हैं 10 ग्राम लिख रहे हैं, मीटर की जगह 10 सेंटीमीटर का यूज कर रहे हैं, और सेकंड की जगह 0.1 सेकंड, नीचे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर दिया। तो ऊपर क्या बचा मेरे पास, 10 इंटू 10 ग्राम सेंटीमीटर, नीचे 0.1 इंटू 0.1 सेकंड स्क्वायर, ये पॉइंट हटा तो 10 की पावर 2 ऊपर आ गई, तो 10 की पावर 4 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। बस अब कुछ नहीं करना, अब ग्राम को क्या लिखना है, हमें किलोग्राम में बदलना है, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10 की पावर -3 की मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 की, और नीचे सेकंड स्क्वायर है ही, तो 10 की पावर -5, 10 की पावर +4, यानी कि 10 की पावर -1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, जिसे हम 1 न्यूटन लिख सकते हैं, यानी कि 0.1 न्यूटन फोर्स की यूनिट बनेगी इस विशेष प्रणाली में। अरे आई बात समझ में अब, ठीक है। पता नहीं भाई, मैं हिंदी इतनी नहीं आती, ठीक है। हाँ बिल्कुल नीरज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है, ए बॉल इज थ्रोन अप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। ये कह रहा है आपसे, यदि एक गेंद को ऊपर फेंक दिया जाता है तो निम्न में से कौन नहीं बदलता। एक ऑप्शन है एक्सेलरेशन त्वरण, एक है स्पीड चाल,
एक है पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, एक है डिस्टेंस दूरी। तो कह रहा है कि अगर किसी बॉल को सीधे ऊपर फेंक दें तो क्या चीज़ नहीं बदलेगी, ये आपको बताना है। ये करो। अच्छा चलो अब आंसर देखते हैं किनका ठीक है। वेरी गुड। जिसने सी कहा है उसका बिल्कुल गलत है। पोटेंशियल एनर्जी कहने वालों का महागलत, डिस्टेंस कहने वालों का उससे भी ज़्यादा गलत। अरे भाई यहाँ पे एक चीज़ देखना, आपने गेंद को ऊपर फेंक दिया, जब कोई बॉल ऊपर जाएगी तो उसकी स्पीड घटते 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 एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगी। यानी जब भी कोई चीज़ ऊपर की तरफ को जाती है तो उसकी स्पीड तो घटती है ना, घटते घटते जीरो हो जाएगी, तो स्पीड तो बदल रही है। अच्छा, जब कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस बढ़ नहीं रही, क्या लगातार बढ़ रही है? तो डिस्टेंस भी गलत है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। तो जब कोई चीज़ आप ऊपर फेंकेंगे उसकी हाइट बढ़ेगी, तो हाइट बढ़ने का मतलब है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो, जब कोई वस्तु बच्चा आप ऊपर फेंकते हैं तो उस वस्तु को मैंने बताया था कि प्रत्येक सेकंड स्पीड घटती है 9.8, जिसे हम 10 कह देते हैं। जब कोई चीज़ ऊपर जाती है तो उसका एक्सेलरेशन होता है -g, यानी कि -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो, जब कोई चीज नीचे छोड़ते हैं तो प्रत्येक सेकंड उसकी स्पीड 10 बढ़ती है, या 9.8 एग्जैक्ट वैल्यू है, तो उसका एक्सेलरेशन फिक्स है कि प्रत्येक सेकंड स्पीड 10 ही बढ़ेगी। जब कोई चीज आप ऊपर फेंकेंगे तो प्रत्येक सेकंड उसकी स्पीड 10 ही घटेगी। तो स्पीड प्रत्येक सेकंड कितनी बढ़ रही है या प्रत्येक सेकंड कितनी घट रही है, वही तो एक्सेलरेशन है। तो जब कोई चीज ऊपर जाती है तो उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता, हर सेकंड उसकी स्पीड 9.8 ही डिक्रीज होगी। ऐसा नहीं कि कभी 9.8 घट गई, कभी 3, कभी 5, कभी 7। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हालांकि ये बात वैलिड है अर्थ के आसपास वाले केस में। हमें मान के चल रहा है कि कम हाइट की बात हो रही है, बॉल फेंकेंगे तो बहुत दूर नहीं जाएगी, तो हम अर्थ के आसपास की बात करें तो जब कोई बॉल आप ऊपर फेंकें या नीचे फेंकें तो हर पॉइंट पर उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। और मैंने एक चीज आपको और लिखवाई थी क्लास में कि जब कोई चीज ऊपर फेंकते हैं नीचे छोड़ते हैं तो हर पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम भी कांस्टेंट रहता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम भी कांस्टेंट रहेगा। अकेले काइनेटिक एनर्जी या अकेले पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, इन दोनों का सम कांस्टेंट है। ऊपर जाते समय जितनी पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से बढ़ती है उतनी काइनेटिक एनर्जी स्पीड कम होने की वजह से घट जाएगी। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। तो आप एक चीज बताओ, जब कोई चीज ऊपर जाएगी उसकी स्पीड तो घट रही है, तो स्पीड घटेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, पर हाइट बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ेगी, तो एक घटेगी एक बढ़ेगी। तो इन दोनों का सम लिखा होता कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, तो सही होता। पर यहाँ पे खाली पोटेंशियल लिखा है तो वो भी गलत है, खाली काइनेटिक लिखा होता वो भी गलत होता। ऊपर जाती बॉल की स्पीड लगातार कम होती है तो ये गलत है। उसके द्वारा चली गई दूरी है, हाइट, वो भी बदल रही है, वो भी गलत है। लेकिन एक्सेलरेशन 9.8 ही है, प्लस अगर नीचे की तरफ बॉल आ रही है, और -9.8 अगर बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, यानी हर समय हर सेकंड स्पीड 9.8 ही घटेगी। या उसे आप राउंड फिगर में 10 भी कह सकते हैं कि ऊपर जाती हुई बॉल की स्पीड प्रत्येक सेकंड 10 घटती है। ठीक है, ओके चलो। क्वेश्चन नंबर 9 क्लास में कराया हुआ है, ये क्वेश्चन करना 9 नंबर। यस, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के सम को मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये करो। एक देखो, इन्हें कहा कि इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल रेंज अचीव्ड इज सेम व्हेन द बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट थीटा एंड। ये कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रक्षेप्य गति में जो क्षैतिज सीमा प्राप्त की जाती है, जो रेंज प्राप्त की जाती है, ये किन दो एंगल पर सेम होती है? थीटा के साथ में, और दूसरा एंगल कौन सा है कि रेंज सेम आए? तो क्लास में मैंने आपको कराया था कि इसने आपसे कहा है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने बॉल फेंकी थीटा एंगल पे, तो जो रेंज आपको इस थीटा एंगल पर मिली
वही रेंज आपको और किस एंगल पर प्राप्त होगी। तो आपको मैंने क्लास में लिखवाया था प्रोजेक्टाइल मोशन, आज हम करेंगे यूट्यूब पर 4 बजे, कि अगर किसी बॉल को थीटा एंगल पर फेंको जमीन से, चाहे 90 माइनस थीटा पर फेंको, दोनों केस में रेंज सेम होती है। जो रेंज थीटा पर मिलेगी वही 90 माइनस थीटा पर प्राप्त होगी। तो थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज मिलती है सेम। और इसके प्रूफ के लिए आप फॉलो करें क्लास प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप्य गति को, यह आज शाम 4 बजे वाली क्लास को। प्रक्षेप्य गति में इसका मैंने प्रूफ दिया हुआ है। जो बच्चों ने सही बता रहे उन्हें पता भी है। जो 120 माइनस बता रहा आर्यन झा, गलत है इनका। बाकी जिन्होंने ए बताया, बी बताया होगा, किसी का वो भी गलत है। ज़्यादातर का डी था। ये क्लास में स्पेशली लिखवाया था मैंने ये कि मैंने आपसे ये भी बताया था क्लास में इवन कि अगर दो एंगल का सम 90 हो तो उन पर रेंज सेम होती है। तो अगर एक एंगल थीटा, एक 90 माइनस थीटा है, अगर आप इन दोनों का सम करेंगे तो 90 आएगा। तो अगर दो एंगल जुड़ते ही 90 बन जाए तो उन दोनों पर रेंज सेम रहती है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड, द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड। किसी प्रक्षेप्य के मार्ग को उसका क्या कहा जाता है? उसकी ऊंचाई, उसका प्रास, उसका प्रक्षेप वक्र, उड़ान। 4 बजे वाली क्लास ऐप पर भी होती है, पर वो आज जो मैं डेमो ले रहा हूँ 4 बजे वाली क्लास का, महासंगम बैच का है। तो वो महासंगम बैच में ही चलेगी, ऐप पर सब पे नहीं चलेगी, यूट्यूब पर चलेगी वो। तो फिजिक्स 4 लगभग खत्म होने वाला है, तो एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स 5 15 अप्रैल से। ओके, इसे मैं डाल देता हूँ एक बार अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, अंकुर सर फिजिक्स के नाम से है। जो टेलीग्राम पे सब बच्चे ऐड है कि नहीं है, ये कोई अभी रह गया है? बहुत शर्म वाली बात हो जाएगी अगर तुम अभी भी रह गए हो टेलीग्राम पे। क्वेश्चन करो भाई। देखो ये बड़ा आसान है। द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। प्रक्षेप्य के मार्ग को क्या कहते हैं बच्चे हम? प्रक्षेप वर्ग, ट्रेजेक्टरी। कई बार ये भी पूछ लेता है कि जो प्रक्षेप्य का जो मार्ग है, देखो प्रक्षेप्य ऐसा मार्ग फॉलो कर रहा है, ये मार्ग, तो ये मार्ग क्या है? ये जो ट्रेजेक्टरी है ये कैसी होती है? पैराबोलिक परवलयकार। तो पैराबोलिक वाला पूछता तो ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन होता, ये तो इसने फालतू का पूछ लिया कि प्रक्षेप्य का मार्ग क्या कहलाएगा, प्रक्षेप वर्ग, ये तो ऑप्शन से भी कर देंगे बच्चे। तो जो ट्रेजेक्टरी होती है प्रोजेक्टाइल की वो पैराबोलिक परवलयकार होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg, व्हाट विल बी वेट ऑन द मून? एन का मतलब है यहाँ पे ऑप्शन में न्यूटन। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? एन का मतलब है न्यूटन। तो बताओ अगर एक वस्तु 60 किलोग्राम की है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? गलत मत करना क्वेश्चन। रीना मलिक का सबसे पहले आंसर आया मेरे पास। लेट मी चेक इनका सही है कि नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मास है 60 kg, तो चांद पर मास कितना होगा? आपको मैंने बताया 20 बार क्लास में कि किसी वस्तु का जो वेट है मून पर वो अर्थ के वेट का 1/6 होता है, 1/6। तो अर्थ पे वेट निकाल लो, mg/6। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। तो मास कितना है? 60 किलोग्राम। धरती वेट निकाल रहे हैं, धरती पे जी की वैल्यू कितनी लेते हैं हम? 10 ले लेते हैं। तो ऊपर आया 600, नीचे आया 6, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। बिल्कुल सी सही है। रवि तुम्हारा गलत है भाई। ये उसने वेट पूछा है मून पर।
धरती पे वेट कितना आएगा एम जी, एम की वैल्यू 60 किलोग्राम है। अच्छा मास तो सब जगह सेम ही होता है, धरती हो चाहे चांद हो, लेकिन जी की वैल्यू धरती पे कितनी है 10। तो धरती पे वेट अब पूछता तो 600 न्यूटन आता, लेकिन चांद पे वेट धरती के वेट का 1/6 होता है, तो 100 न्यूटन आएगा। एम एस कुशवाहा 10 न्यूटन कहाँ से आया तुम्हारा? ये 10 वाले कैसे आया तुम्हारे? कौन सी फिजिक्स लगाई तुमने? अरे अर्थ पर वेट क्या होता है एम जी, मास 60, जी की वैल्यू 10, तो 600 हो गया। तो 600 न्यूटन हो गया धरती पर। मून पर होगा इसका 1/6, तो कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है। सर 4 बजे प्रैक्टिस वाले क्लास में नहीं रहे, आज 4 बजे प्रैक्टिस के नहीं कराऊंगा, आज 4 बजे मैं प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक कराऊंगा। कल से फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस अपना शुरू कर देंगे वही 4 बजे के आसपास। आज हम उसमें एक महासंगम बैच आया, महासंगम 2, उसके अंदर बहुत सारे बैच हैं। मतलब महासंगम का मतलब है कि बहुत सारे बैच आपको उसमें मिल जाते हैं, जैसे कि रीजनिंग स्पेशल भी, इंग्लिश भी, मैथ भी, जीएस स्पेशल भी। तो बहुत सारे बैच को मिला के 1300 रुपये में बच्चों को दे दिया जाता है। वो 15 महीने की वैलिडिटी है कि बच्चा आराम आराम से सारे कोर्स पूरे कर ले। तो वो इसलिए उसका डेमो है आज। ठीक है, चलो अब अपने आते हैं। ये तो अपना खत्म हो गया पीडीएफ, इसकी पीडीएफ भी डलवाई जाएगी आंसर की के साथ में। ठीक है, कल वाली मैंने उन्हें भेज दी थी, तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे कि इनमें से कितनी पीडीएफ भेजनी है। तो यूनिट डायमेंशन की 3 पीडीएफ मैंने उनसे कहा था, एक तो 2 पेज तो वो जिसमें सबकी यूनिट और डायमेंशन लिखी हुई है, और 2 पीडीएफ जो मैंने क्लास में कराई थी आपको, तो शायद वो अब तक अपडेट होगी होंगी या हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लिखते हैं मैटर चैप्टर। इसमें बच्चे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेशर दाब से। प्रेशर का सिंबल होता है पी। तो किसी वस्तु पर जब आप प्रेशर लगाते हो, जैसे मैं आपसे कहूंगा कि भाई प्रेशर डालो, तो प्रेशर डालने के लिए यानी कि आपको फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। भाई बिना फोर्स के कोई है ऐसा कि जो प्रेशर लगा दे? भाई फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैंने आपके कमर पे कोनी रखी और दबाया, आपको भाई साहब इतना दाब क्यों डाल रहे हो आराम से? तो जब प्रेशर डलता है ना कि फोर्स तो लगता ही है। लेकिन आप एक चीज सोचो, आपने उतना ही फोर्स लगाया, जैसे मान लो कि दीवार है और आपके पास एक कील है, ठीक है, और आपने कील को इधर, तो बारीक वाली कील ऐसी होती है ना, ये आपने एक बार तो कील जिधर वो नोकीली है उधर रखी और आपने खतोड़ा मारा पटैक, तो आपने देखा कि यार, फिर दोबारा आपने कील ऐसे रखी, फिर उतना ही फोर्स लगाया, आपने देखा यार एक बार में तो कील, पहले वाले केस में तो कील अंदर गुड़ घुस गई लकड़ी के, दूसरे वाले केस में अंदर घुस नहीं पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि मैं तो फोर्स बराबर लगा रहा हूं। यानी प्रेशर जो आप डालते हैं किसी वस्तु पर, उसके लिए फोर्स तो चाहिए ही, पर साथ में एरिया भी इंपॉर्टेंट है कि कितना एरिया पे वो आप फोर्स लगा रहे हैं। तो इसलिए प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। इसे अगर हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो प्रेशर क्या बनेगा? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब यहां पे इसका मतलब क्या पता चला मुझे कि अगर एरिया जितना ज्यादा कम हो, प्रेशर उतना ही ज्यादा पड़ेगा। जितना कम एरिया होगा उतना ही बढ़िया प्रेशर पड़ रहा है। इसलिए आपने आपने देखा होगा जो स्कूल का बैग होता है बच्चों का, उसकी जो तनी होती है ना, वो बेल्ट सी जो होती है बैग की, वो बहुत ही चौड़ी बनाई जाती है वो, क्योंकि आपने मान लो कि 5 किलो बैग में किताबें भर रखी हैं, और किताबें भर रखी हैं, और आपने क्या किया, कंधे पे वो बैग टांग लिया। तो अगर
चेंज करा लो। चलो भाई बैटरी खत्म हो गई थी, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, दोबारा बता देता हूँ मैंने कहा कि प्रेशर जो होता है, दाब जो होता है, इसमें ये तो इंपॉर्टेंट है कि आपने कितना फोर्स लगाया, साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो फोर्स आपने कितने एरिया पर लगाया, कितना क्षेत्रफल पे लगाया। जैसे मैंने कहा कि आपने एक बैग लिया, आपके मैंने एक स्कूल का बैग लिया और उस बैग में 5 किलो किताबें भरी हुई हैं, और वो किताबें जो 5 किलो भरी हुई हैं उन्हें आपके कंधे पर डाल दिया आपकी मम्मी ने। तो लेकिन जो तनी होती है, तो जो तनी जो है ना, अगर वो मोटी मोटी हो तो आपने देखा अगर तनी का एरिया ज़्यादा होगा तो कंधों पे प्रेशर कम पड़ेगा, तो कंधे आपके ज़्यादा दर्द नहीं करेंगे। लेकिन आपकी मम्मी 5 किलो वजन भर दे बैग के अंदर और बहुत ही पतली सा एक तार जोड़ दे, इतने मोटे की जगह कपड़े का पतला सा तार जोड़ दे, तो अगर एरिया बहुत ही कम हो जाएगा तो प्रेशर बहुत ही भयंकर पड़ेगा, और वो जो है बच्चे आपके कंधों में वो तार घुस जाएगा, बिल्कुल खून निकलने लगेगा कंधों में से। तो यानी कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स पे तो डिपेंड करते हैं आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, साथ में उसके लिए एरिया भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे देखना, अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें कि जो प्रेशर है इसकी यूनिट, तो प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है पास्कल, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, सिंबल होता है इसका PA। अच्छा, फोर्स नापते हैं हम न्यूटन में और एरिया नापते हैं मीटर स्क्वायर में। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि 1 पास्कल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, अदिश राशि है कि सदिश, क्योंकि बच्चा बताएगा प्रेशर जो है जिसे हम लिख रहे हैं फोर्स अपॉन एरिया बल बटे क्षेत्रफल, ये अदिश राशि है कि सदिश राशि है, ये बताओ। यस, कुछ आंसर आ रहे हैं सर। मेरा कल एग्जाम है ITI का फाइनल ईयर, बहुत बढ़िया भाई, ऑल द बेस्ट। देखो अब याद करो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी फॉर्मूले में एक चीज ऊपर हो एक चीज नीचे हो, उसे बड़े ध्यान से देखना। आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि, और अच्छा फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है सदिश। उससे पहले मुझे बताओ कि एरिया स्केलर है कि वेक्टर है। कोई बच्चा बताएगा कि पहले एरिया लिखो पहले आगे, फिर बताना, ताकि मुझे पता चले कि आप एरिया के बारे में बता रहे हो। एरिया जो है क्षेत्रफल, स्केलर में आएगा कि वेक्टर में आएगा? कोई बताएगा कि एरिया स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है? याद रखना, एरिया क्षेत्रफल एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप बोलेंगे जी एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? जैसे मेरे हाथ में ये एरिया लिया मैंने, क्षेत्रफल लिया, आप इसमें कील गाड़ने की कोशिश करो, थोड़ी सी कील गाड़ के छोड़ दो, तो ये जो अपने कील गाड़ी है ना, ये जो कील की जो डायरेक्शन है, ये इस एरिया की डायरेक्शन है, ये एरिया है। इसके ऊपर आप एक नॉर्मल डाल दो, अभिलंब 90 डिग्री की एक लाइन डाल दो, तो जो लाइन है ना ये इसका डायरेक्शन बता रही है। तो ये अगर हाथ है तो ये डायरेक्शन है एरिया की, अगर ये है तो ये है, ये है तो ये है तो ये, और ये है तो ये, और ये है तो ये। तो किसी भी क्षेत्रफल पे आप कील गाड़ दो, तो जो कील है ना वो उस एरिया की डायरेक्शन बताती है। तो नॉर्मली आउटवर्ड, बिल्कुल सही लिखा रीना मलिक ने कि एरिया जो होता है एक सदिश राशि है, तो यहाँ पे वेक्टर आ गया। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी फॉर्मूले में एक चीज ऊपर हो एक नीचे हो, उन दोनों में से अगर एक वेक्टर है तो जिसका फॉर्मूला वो भी वेक्टर बन जाएगा। ये दोनों स्केलर हैं तो जिसका फॉर्मूला है वो स्केलर बन जाएगा। लेकिन यहाँ तो ऊपर भी वेक्टर आ गया, नीचे भी, और मैथमेटिकली ऊपर नीचे वेक्टर अलाउड नहीं है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में। अब क्या करें, आप एक काम करो, अगर आपको ना वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना, तो ए को इधर ले जाओ, तो P इंटू ए क्या हो गया, F हो गया। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि अगर दो मल्टीप्लाई में है, एक वेक्टर हो एक स्केलर हो, तो जिसका फॉर्मूला वो भी वेक्टर ही है। तो प्रेशर एक्चुअल में एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है प्रेशर। तो प्रेशर है स्केलर, एरिया है वेक्टर, तो दो में से अगर एक वेक्टर जिसका फॉर्मूला वही वेक्टर ही होता है, और फोर्स तो आपको पता ही है वेक्टर है। अब ये मैथमेटिकली सही है, तो बस इतना याद रखना आप कि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, स्केलर है अदिश राशि। प्रेशर दाब एक अदिश राशि है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो या तो इस फॉर्मूले को आप बिना वेक्टर के लिखो, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसे लिखना ये गलत है। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना तो आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे, क्योंकि प्रेशर तो स्केलर है, सॉरी।
तो इस पे वेक्टर आएगा नहीं। तो फोर्स वेक्टर अपॉन ए वेक्टर, ये लिखना गलत है, आप इसे इधर ले जाओ, अब ये ठीक है। मैथमेटिकली वेक्टर अपॉन वेक्टर अलाउड नहीं होता, ठीक। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, अब इसे हमारे पेपर में कुछ चीजें आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें दो टाइप के केस लेंगे, प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपके पास में एक है चाकू बहुत ही शार्प है, एक शार्प नहीं है बिल्कुल, एक बढ़िया धार बनी हुई है, एक ठूटा है उसकी धार ही नहीं बनी हुई है, तो आपसे कोई पूछ ले कि जो शार्प चाकू होता है वो इजीली क्यों सब्जी को काट देता है, बहुत ही अगर पतली धार वाली तलवार है वो बिल्कुल आराम से गर्दन क्यों काट देगी। कोई आपसे बोल दे कि कोई नुकीली चीज़ है वो इजीली क्यों चुभ जाती है, जैसे मैं आपको सुई लूँ, सुई आपको इतने से करूँगा ना, आपको भाई साहब मान जाओ, लेकिन उंगली से करूँगा तो इतना आपको दिक्कत नहीं होगी। तो नुकीली चीज़ इजीली क्यों घुस जाती है, यानी यहाँ पे चीज़ों को चुभना हो, काटना हो, चीरना हो, फाड़ना हो, वो कब होगा, अगर आप एरिया बहुत ही कम रखेंगे। जो शार्प चाकू होता है ना उसकी जो धार होगी बहुत ही कम होगी, ये धार बहुत ही कम होगी, तो अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या पड़ेगा, ज़्यादा। तो अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ काटनी हो, चीरनी हो, काटना, चीरना, चुभना, इन सब के लिए एरिया कम होना चाहिए। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो शार्प चाकू होता है वो इजीली सब्जी क्यों काट देता है, क्योंकि हम बोलेंगे कि उसकी धार है, बहुत ही कम एरिया है उसका, तो एरिया कम है तो प्रेशर क्या पड़ेगा, ज़्यादा। जैसे अगर बहुत ही अच्छी जो तलवारें होती है ना, वो कौन सी तलवार होती है, समुराई तलवारें कौन सी होती हैं, वो जो हॉलीवुड की मूवी में दिखाई जाती हैं, वो उनकी धार इतनी कम होती है, जितना बाल होता है ना, बाल उनकी घिस घिस के बिल्कुल पतली धार बनाई जाती है, सर के बाल के जितनी। हालांकि हर एक लोहे की इतनी पतली धार नहीं कर सकते, वो टूट जाएगी, फिर वो धारी बीच में से उसमें ना वो निशान पड़ जाएंगे। तो पहले वो लोहा इस टाइप का लेते थे, तैयार करते थे कैसे कैसे, और फिर उसे घिस घिस के बिल्कुल पतली, बिल्कुल एक सर के बाल के जितनी पतली धार बनाएंगे। अगर बहुत ही पतली धार होगी तो एरिया बहुत ही कम होगा, प्रेशर पड़ेगा ज़्यादा। यानी अगर आपने ऐसा भी कर दिया टकैक, तो इतने में इतना प्रेशर बढ़ जाएगा कि तलवार आधे शरीर में घुस जाएगी। और अगर आपके शरीर में जान भी है, ताकत भी है, और आपने पूरी ताकत के साथ ऐसे तलवार चला दी तो व्यक्ति का शरीर भी 2 हिस्सों में कट जाएगा। तो इतनी बढ़िया प्रेशर पड़ता था बॉडी के ऊपर कि तलवार घुसती चली जाएगी। तो जितना कम एरिया होगा उतना ही प्रेशर क्या पड़ेगा, ज़्यादा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि कोई चीज़ इजिली काटना, इजिली चीरना, चुभ जाए, अंदर गुड़ जाए, घुस जाए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि एरिया कम हो, प्रेशर ताकि ज़्यादा पड़े, ठीक है। यानी उतना ही फोर्स अगर आप शार्प चाकू से लगाओ और उतना ही फोर्स बिल्कुल बेकार से चाकू से लगाओ, तो शार्प चाकू उतना ही फोर्स अंदर क्यों घुसेगा, क्योंकि उसका एरिया कम है, तो इसलिए प्रेशर क्या है, ज़्यादा। अच्छा, हमेशा इस चीज़ का फायदा नहीं है कि एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा, इसका ही फायदा होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि एरिया ज़्यादा करके हम कम प्रेशर डालें, उसके भी फायदे हैं। जैसे कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम पड़ेगा, उसके फायदे हैं। जैसे मैंने कहा कि जो स्कूल बैग होता है उसमें जो ये तनी है, जो बेल्ट है, वो ज़्यादा एरिया चौड़ी चौड़ी बनाई जाती है, मोटी मोटी। आप कभी देखना अपने अभी आसपास बैग उठा के देखो अपना, उसमें बिल्कुल ना जैसे जो अच्छे बैग होते हैं वाइल्ड क्राफ्ट वगैरह के, या फिर और भी जो आते हैं अमेरिकन टूरिस्टर वगैरह के, अपन बैग को देख रहे हैं इतनी छोटी छोटी तनी होंगी उनकी, और हल्के से ना थोड़ा फोम सी भी होगी उसके अंदर, ठीक है, थोड़ा कि वो सॉफ्ट सी रहे। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा प्रेशर कम पड़ेगा कंधों पर, तो आप ज़्यादा वजन भी आप ढो सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे मान लो ये आपका कोई गाड़ी है, ये कार है आपकी, ठीक है, ये कार से बना दी मैंने, ये मान लो कार है, अपनी कार ऐसी मान लो, और ये कार आप लेके जा रहे हैं रोड पर, और कहीं आगे थोड़ा सा रेतीली जमीन आ गई, वहाँ पर रेत ज़्यादा है, तो आपने देखो कि रेत में टायर घुस जाएंगे, वहीं कहीं स्लिप करते रहेंगे, तो टायर बहुत अंदर तक घुस जाएंगे रेत में, तो उस गाड़ी को निकालना मुश्किल होगा। तो ऐसी जगह पे आप पता क्या कर सकते हैं, आप अपने गाड़ी के टायरों से हवा निकालनी शुरू करो। जब अपनी गाड़ी के टायरों से अगर आप हवा निकालेंगे ना, तो टायर आपके ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे ना टायर, क्योंकि वो हवा जब कम होगी उनकी, तो अब वो क्या होंगे बच्चे, आपके जो टायर होंगे वो जमीन को ज़्यादा हिस्से को टच करने लगेंगे। यानी अब आपने एरिया बढ़ा दिया टायर का, अगर एरिया बढ़ा दिया तो वो टायर जमीन पे कम प्रेशर डालेंगे, यानी कम रेत में घुसेंगे। तो ऐसे उस गाड़ी को जब रेत के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं घुसेगा टायर, तो फिर आप उस गाड़ी को निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो गाड़ी के टायरों से हम हवा निकाल देते हैं रेगिस्तानों में, क्यों, क्योंकि वहाँ पर एरिया बढ़ाकर हम प्रेशर कम कर रहे होते हैं। या कोई आपसे पूछ ले कि जो ऊँट है वो रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं, ऊँट का चलना ईजी क्यों है रेत में, घोड़ा क्यों नहीं चल पाता। अगर आप घोड़े के पैर देखेंगे, घोड़े के खुर देखो आप, घोड़े के खुर ऐसे होते हैं,
यानी घोड़े के जो पैर है ना, जो उसके खुर है नीचे के, उनका एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा डालते हैं। तो घोड़े के पैर ना रेत में ज़्यादा घुस जाएंगे क्योंकि उसके पैरों का एरिया, वो पॉइंटेड से हैं उसके पैर, तो उसके पैर ना रेत में ज़्यादा घुसेंगे क्योंकि एरिया कम है, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो फिर वो जब ज़्यादा घुस जाएंगे तो फिर जब पैर उठाएगा अपना तो बहुत ज़्यादा रेत को ऐसा धकेलेगा, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उतना अच्छे से भाग नहीं पाएगा, थक जाएगा। लेकिन जो ऊँट होते हैं, ऊँट के पैर देखना, ऊँट के पैर होते हैं गद्दीनुमा, ऊँट के पैर बहुत ही चौड़े चौड़े होते हैं। अब जो ऊँट का जो पैर है बच्चे, अब ऊँट के पैर का एरिया तो बहुत ज़्यादा है, अगर ऊँट के पैर का एरिया बहुत ज़्यादा होगा कैमल के पैर का, तो ऊँट के पैर रेत में बहुत ही कम प्रेशर डालेंगे। ऊँट के पैर रेत में कभी धसेंगे ही नहीं, उसके ऊपर रहेंगे, और रेत तो बिल्कुल स्मूथ वैसे ही है, तो ऐसे ऐसे फटाफट रपटते रहेंगे, फटाफट भागेगा वो डर ऐसे। हमारे साथ क्या होगा, हम चलेंगे तो हमारा जूता घुस जाएगा रेत में, और फिर जब अपना पैर उठाएंगे तो रेत बिल्कुल ऐसे रेत भी बाहर निकल रहा होगा, तो हम बहुत जल्दी थक जाएंगे रेत के अंदर। लेकिन ऊँट के पैर तो रेत के अंदर घुस ही नहीं पा रहे हैं, वो तो ऐसे मलाई की तरह भाग रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो ये एरिया ज़्यादा, तो कैमल के पैर अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऊँट के पैर चौड़े होते हैं तो इसलिए वो रेत पे कम प्रेशर डालता है, इसलिए ऊँट इजीली चल पाता है। ऐसे टायर से अगर हवा बाहर निकाल दें तो टायरों का एरिया बढ़ जाएगा, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाएगा, तो प्रेशर कम पड़ेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे शार्प चाकू वाकू की बात कर रहा हूँ मैं, नीडल की बात कर रहा हूँ, तो उनका एरिया कम होता है, तो इसलिए वो प्रेशर ज़्यादा डालते हैं। तो एक बार इसे अपनी लैंग्वेज में उतार लो एक बार आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसे लिखो एक बार। सर गोतगहोरो को समुद्र से धीरे धीरे निकाला जाता है। समझ में आया भाई क्या लिखा तुमने? जैसे दलदल वाला केस है, दलदल नहीं होती, कहीं पे कहते हैं अगर दलदल है, कहीं पे कीचड़ सा है, तो उसमें खड़े हो कैसे हाथ पैर मत चलाओ, कहते हैं कि अगर कीचड़ है तो उस पर लेट जाओ। अगर आप लेट जाओगे तो क्या होगा, आपके पूरी बॉडी का आप लेट के कीचड़ के ऊपर दलदल में, तो एरिया ज्यादा है शरीर का, तो प्रेशर कम पड़ेगा, तो आप उसके कीचड़ के ऊपर ही लेटे से रहोगे, अंदर नहीं धसोगे। फिर आप वेट करोगे कि भाई कोई आपको बचा ले, या फिर आप हल्का हल्का कोशिश करोगे सरक सरक के बाहर निकलने की, पर पूरे लेट जाना। पर बंदा क्या सोचता है कि पूरा लेट गया तो पूरा एकदम एक साथ अंदर ना घुस जाऊं मैं, ऐसा नहीं है। अगर आप खड़े रहेंगे तो केवल पैर ही टच कर रहे हैं जमीन पर, ठीक है, तो वहां दिक्कत होगी। अरे सब करा देंगे दिनेश, टेंशन क्यों ले रहा भाई, पहले से उतार लो और लेंस की स्पेलिंग सही लिखो पहले तुम। तो यहां पे हमने इस फॉर्मूले से क्या पढ़ा कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अच्छा अब एक शब्द लिखेंगे हम, प्रेशर अप्लाइड बाय फ्लूइड, द्रव के द्वारा लगाया गया दाब, प्रेशर अप्लाइड बाय फ्लूइड। देखो अगर आप यहां देखेंगे ध्यान से, द्रव फ्लूइड, यहां देखना, फ्लूइड का वजह मतलब क्या है, द्रव का मतलब, फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड और गैस। फ्लूइड जहां पे दिख जाओ आप समझ आना, या तो लिक्विड की बात कर रहा है या गैस की, या तो तरल की बात कर रहा है या गैस की। तो फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। यानी फ्लूइड का मतलब ये भी है कि किसी लिक्विड की बात कर सकता है, तेल पानी की भी, और किसी गैस की बात कर सकता है। फ्लूइड का मतलब होता है कि विच, यानी कि जो विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सके, जो बह सके। अगर दुनिया की कोई भी चीज फ्लो कर सकती हो, जो बह सकती हो, वही फ्लूइड है। जैसे कि आपको पता है कि एयर है, एयर हवाओं से मिलकर, एयर गैसों से मिलकर बनी है, तो गैसें फ्लो करती हैं। पानी छोड़ दो बहने लगता है, पानी भी, तेल भी बहने लगता है। तो फ्लूइड में लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। नहीं, जब मैं फ्लूइड बोलूंगा तो लिक्विड भी होगा, गैस भी होगा, तरल की बात भी होगी और गैस की बात भी होगी। तो कोई फ्लूइड कितना प्रेशर लगाता है एक बार हम उसे देख लेते हैं। देखो मान लो कि समुद्र है, ये जमीन है, और आपने एक चीज देखी होगी, ये मैंने शायद पहले भी जिक्र किया होगा इसका, अगर आप समुद्र तल से ऊपर जाना शुरू करें तो प्रेशर दाब घटता है, एयर प्रेशर कम लगेगा, वायु का दाब कम लगेगा। अगर आप समुद्र में जितना अंदर घुसेंगे, एक बंदा यहाँ पर एक बंदा यहाँ पे है, तो जो ज़्यादा गहराई में है उसके ऊपर प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा। तो समुद्र में अंदर घुसने पर प्रेशर दाब लगता है ज़्यादा।
तो जमीन से ऊपर बढ़ने पर प्रेशर कम लगता है और समुद्र के अंदर घुसने पर प्रेशर क्या लगता है, ज़्यादा। उसकी देखो वजह क्या है। सबसे पहले देखो कि कोई भी फ्लूइड, जैसे कि ऊपर तो हवाएं है, ये एयर है और अंदर पानी है, तो कोई भी जो फ्लूइड प्रेशर लगाएगा, एक तो बच्चे को किस बात पर डिपेंड करेगा, एक तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हाइट कितनी ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप ये देखेंगे इस पॉइंट पर ये फ्लूइड कितना प्रेशर लगा रहा है, तो इससे ऊपर हाइट कितनी है h, और इस पॉइंट से ऊपर हाइट कितनी है, इतनी ज़्यादा है h। तो हमने क्या देखा कि जिस पॉइंट पर आप प्रेशर चेक कर रहे हैं तो उससे ऊपर फ्लूइड की हाइट कितनी है। आप खुद सोचो, एक बच्चा है, उसके ऊपर 2 ही बच्चे बैठे हैं, एक के ऊपर 5 बैठ गए, तो उसके ऊपर 5 बैठे हैं तो नीचे वाले पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा नहीं लगेगा। आपके नीचे लिक्विड कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे ऊपर कितना है वो इंपॉर्टेंट है। तो समुद्र जब आप अंदर घुसते हैं तो एच की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि एच क्या है, एच बच्चे जिस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है उससे ऊपर फ्लूइड कितना है वो है एच। अब एक चीज बताओ, अगर मैं जमीन से ऊपर की बात करूं, जैसे ये मान लो कि हमारा ये एटमॉस्फेयर है, ये जमीन है, हमारा जो वातावरण है वो लगभग 8-10 किलोमीटर तक है मेन, वैसे तो 200-250 किलोमीटर तक भी है, पर जो मेन एटमॉस्फेयर है वो 8-10 किलोमीटर तक है। अब एक बंदा तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो जो बंदा यहाँ पर है इसके ऊपर तो इतनी ऊंचाई तक की एयर प्रेशर लगा रही है, और जो यहाँ पे है उसके ऊपर बहुत ही कम प्रेशर लगेगा, केवल इतनी ऊंचाई तक की हवाई प्रेशर लगाएंगी। तो यानी अगर आप जब जमीन से ऊपर जाते हैं तो जो बंदा यहाँ पे समुद्र तल पे है उसके ऊपर इतनी ऊंचाई तक की हवाई प्रेशर लगा रही है, जो यहाँ पहुंच गया उसके ऊपर इतना, जो एवरेस्ट पे खड़ा है तो उसके ऊपर तो बहुत ही कम प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर जो है वो एक तो इस बात पे डिपेंड करता है कि जिस पॉइंट पे प्रेशर चेक करना है तो उससे ऊपर फ्लूइड कितना है। समुद्र के अंदर गए तो एक बंदा यहाँ एक यहाँ, तो इसके ऊपर ज़्यादा ऊंचाई तक है पानी तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर जब हवा में ऊपर जाते हैं तो जो बंदा ज़्यादा हाइट पे जाएगा उसके ऊपर कम लेयर बचेंगी हवाओं की, तो उसके ऊपर प्रेशर कम लगेगा। तो एक तो प्रेशर हाइट पर डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है डेंसिटी पे। भाई मान लो एक जगह तो हवाएं बहुत ही कम मात्रा में, एक जगह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। अगर आप जमीन से ऊपर जाना शुरू करो तो आपको पता है कि एवरेस्ट की चोटी के आसपास बहुत ही कम हवाएं बसती हैं, वहाँ सांस लेने की भी हवा नहीं है, तभी तो वहाँ ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लेके जाने पड़ते हैं, यानी बहुत ही कम मात्रा में गैस के आइटम बसते हैं ऊपर। तो जितनी कम डेंसिटी होगी प्रेशर उतना कम लगेगा, डेंसिटी ज़्यादा तो प्रेशर लगेगा ज़्यादा। जैसे आप उतनी गहराई में, आपको मैंने पानी में छोड़ दिया और उतनी गहराई में मैंने आपको मरकरी में छोड़ दिया पारे में, तो मरकरी आपको कुचल देगा, क्योंकि मरकरी बहुत ही ज़्यादा डेंस है। तो मरकरी की डेंसिटी, मरकरी का घनत्व बहुत अधिक है, तो मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा, इसलिए उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा लगेगा किसी व्यक्ति पे। और दूसरा, आपके सर के ऊपर जितना लिक्विड भर रखा होगा, मरकरी भर रखा होगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, एक ग्रेविटी, कि आप किस प्लेनेट पे हैं। चांद पे ग्रेविटी कम है तो वहाँ प्रेशर कम लगेगा, फ्लूइड कम प्रेशर लगाएगा, धरती पे चांद की अपेक्षा ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है P=HdG। यहाँ पे सब ध्यान रखना, डी का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का घनत्व, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, द्रव का घनत्व, और एच क्या है, हाइट ऑफ फ्लूइड, कि जिस पॉइंट पर प्रेशर निकालना है उससे ऊपर कितनी हाइट है, हाइट ऑफ फ्लूइड, द्रव की ऊंचाई। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कोई कि भाई अलग अलग टाइप के लिक्विड है तो क्या वो सेम हाइट तक भरे हुए हैं, क्या वो सेम प्रेशर लगाएंगे, आप बोलेंगे कि डेंसिटी भी इंपॉर्टेंट है। मान लो कि मैंने 3 ये बीकर ले लिए, तीनों में सेम हाइट तक मैंने भर दिए अलग अलग लिक्विड, तो ये और ये, इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा अगर हाइट सेम है तो फिर इस बात पे डिपेंड करेगा कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा है। तो जिसमें डेंसिटी ज़्यादा वाला लिक्विड भरा होगा वो प्रेशर क्या लगाएगा, ज़्यादा। फिर ये भी डिपेंड करेगा, मान लो कि तीनों लिक्विड भी सेम है, डेंसिटी का मतलब नहीं पता भाई तुम्हें, सुनो छोड़ो, अब मैंने इतनी बार बता दिया कि डेंसिटी क्या होती है, घनत्व नहीं पता तुम्हें। अब एक मैंने कहा कि मान लो कि एक बीकर रखा धरती पे, एक जुपिटर पे, एक रखा चांद पे, तो जहां पर जी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर भी प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा। तो कोई भी फ्लूइड जो प्रेशर लगाता है, किसी द्रव के द्वारा जो प्रेशर लगता है उसका फॉर्मूला याद रखेंगे, P=HdG, ये ध्यान रखना, H-D-G। ठीक। एक मैंने क्या बताया, अच्छा, प्रेशर का जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल। ठीक है। कोई बच्चा मुझे बताया कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपके शरीर के ऊपर जो दाब लग रहा है, एक वायुमंडलीय दाब, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, एक वायुमंडलीय दाब
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? मैडम से बात करना भाई सर, ठीक है। इसमें ही आएगा उत्तम, वो भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बच्चे 101 325 पास्कल के बराबर। तो हमारे ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो 101 325 पास्कल के बराबर है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 101 325 पास्कल। ये से आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे डॉट लगा लो, गुणा 10 की पावर 5 पास्कल। अब यहाँ पे एक चीज समझो, 1.01 को तो आप एक ही मान लो, 10 की पावर 5 का होता है लाख, यानी कि 1,00,000 पास्कल के आसपास प्रेशर लगता है हमारे ऊपर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है लगभग 1,00,000 पास्कल के बराबर, ठीक है। या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर Hg के बराबर। इसका मतलब क्या, देखो Hg का मतलब होता है मरकरी पारा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक ट्यूब ली मैंने और इस ट्यूब के अंदर मैं मरकरी भर दूं, मरकरी पारा, अगर मैं 760 मिलीमीटर ऊंचाई तक, अगर मैं 760 मिलीमीटर ऊंचाई तक मरकरी भर दूं, इसमें मरकरी पारा भर दूं, तो 760 मिलीमीटर ऊंचाई तक का मरकरी इस पॉइंट पर उतना ही प्रेशर लगाएगा जितना कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। समझ रहे हो, मरकरी इतना ज्यादा डेंस है कि मरकरी की मात्र 760 मिलीमीटर ऊंचाई उतना ही प्रेशर लगा देगी जितना पूरा एटमॉस्फेयर लगा रहा है, जितना पूरा वायुमंडल किसी पॉइंट पे दाब लगा रहा है, उतना ही दाब मात्र 76 सेंटीमीटर, 760 मिलीमीटर को आप 76 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 76 सेंटीमीटर मरकरी, 76 सेंटीमीटर ऊंचाई की मरकरी या 760 मिलीमीटर ऊंचाई का मरकरी कितना प्रेशर लगाता है? एक वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो पेपर में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर है? 76 सेंटीमीटर Hg के बराबर या 760 इसके बराबर, ठीक है। हाँ, आप इसे चाहो तो बच्चे ये भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिखा था ना 1.01325 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल। तो 10 की पावर 5 का मतलब होता है 1,00,000 पास्कल। 1,00,000 पास्कल को हम बार भी कहते हैं, तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं 1.01325 बार। तो एक बार का मतलब होता है 1,00,000 पास्कल। तो बार भी प्रेशर नापने के लिए है, पास्कल भी प्रेशर नापने के लिए। तो अगर पेपर में आया एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पास्कल में आया तो 101 325 पास्कल, अगर बार में आया तो यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट भी है 1.01325 बार, यानी कि लगभग एक बार, लगभग एक बार, ठीक है। जैसे दोबारा मैं यहां लिख देता हूं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101 325 पास्कल के बराबर या 1.0325 गुणा 10 के 5 पास्कल के बराबर या 1.01325 बार के बराबर। और एक बार का मतलब होता है 1,00,000 पास्कल। तो बार में आएगा तो केवल इतना बताना है, पास्कल में आएगा तो साथ में पावर 5 भी आ जाएगी, या 760 मिलीमीटर Hg के बराबर या 76 सेंटीमीटर Hg के बराबर, ठीक है। या देखो 760 मिलीमीटर ऊंचाई या 76 सेंटीमीटर ऊंचाई तक का मरकरी कितना प्रेशर लगाता है? एक वायुमंडलीय दाब के बराबर। ये बात हमें किसने बताई थी? ये बात हमें बताई थी एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम था टोरिसली, ठीक है। सर आप सब्जेक्ट्स पढ़ने पर हर चीज में जिसमें लॉजिक लगता है लगाता हूँ। इसे देखकर लोग कह रहे हैं कहाँ से पढ़े हो, मेरे बेटे का भी एडमिशन करवाना है। तो मैंने कहा कि टाइम्स कोचिंग संस्थान में अंकुर सर पढ़ाते हैं, फिजिक्स स्पेशल का अलग से बैच ले लीजिए। थैंक यू नीरज उपाध्याय। भाई इतनी तुम बड़ाई मत करो, पहले से ही सामने वाला बंदा बहुत ही ज़्यादा उम्मीद के साथ आए और उसकी उम्मीद पता नहीं हम पूरी कर पाए कि नहीं कर पाए। तो ये बोल लो कि हाँ पढ़ाते हैं एक टीचर, पढ़ के देख लो, डेमो वेमो ले लो, किसी को पसंद आए तो ठीक है। बाकी अगर कोई ऐसा है तो मैंने अभी बताया आपको फिजिक्स स्पेशल 5 का मैंने डाला भी है टेलीग्राम पे, अभी वो 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा वो, ठीक है। तो उसमें बता देना। अच्छा बच्चे, ये बात जो है 760 मिलीमीटर ऊंचाई तक का जो मरकरी है वो कितना प्रेशर लगाता है? एक वायुमंडलीय दाब के बराबर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 मिलीमीटर ऊंचाई तक का लगाता है, ठीक है।
ये बात हमें बताई टोरिसलिन है, तो उनके सम्मान में हम ये भी कह देते हैं कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टोर के बराबर है। टोर, ठीक है, सही बात बोली नीरज ने सर, राहुल, ठीक है भाई। अब देखो मैंने जो आपको बताया इससे एक बार क्वेश्चन आया पेपर में, क्या पेपर में क्वेश्चन आया, पास्कल बार टोर ये क्या है, ये क्या है, तो हमने क्या बोला, ये सब प्रेशर की यूनिट है, प्रेशर के मात्रक हैं। प्रेशर को आप टोर में भी नाप सकते हो कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टोर के बराबर। ये कैसे आया, मैंने कहा कि 760 मिलीमीटर ऊंचाई तक का मरकरी एक वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब लगाता है। तो ये बात हमें टोर ने बताई, टोरिसलिन ने बताई, तो उनके सम्मान में हमने 760 मिलीमीटर एचजी को 760 टोर कहना शुरू कर दिया। दूसरी चीज, हाँ सही कह रहे हो उत्तम, दूसरा हमने क्या बताया आपको कि यह 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर कह दो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं, देखो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101 325 पास्कल के बराबर और 760 टोर के बराबर भी, तो यहां से आप एक चीज निकाल सकते हैं कि एक टोर कितने पास्कल के बराबर है, 133.3 पास्कल के बराबर। तो एक टोर लगभग 133.3 पास्कल के बराबर होता है। एक टोर की वैल्यू कितनी है, 133.3 पास्कल के बराबर। अरे मुझे बताओ दोबारा से, यहां तक की बात तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैंने क्या बताया कि जो आपके ऊपर प्रेशर लग रहा है, जो दाब लग रहा है, इतना ही दाब कौन लगा सकता है आपके ऊपर, जितना कि आप एक ट्यूब में मरकरी पारा भर लो तो 760 मिलीमीटर ऊंचाई तक का मरकरी किसी पॉइंट पर उतना ही प्रेशर लगाएगा जितना कि वायुमंडलीय दाब है। तो वो बताया 760 मिलीमीटर, आप 76 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ये 760 मिलीमीटर वाली बात बताई टोरिसलिन है, तो 760 टोर ही कहना शुरू कर दिया हमने। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि 1 लाख पास्कल एक बार के बराबर है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इतने बार प्रेशर होता है एक वायुमंडलीय दाब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल टोरिसली का एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि टोरिसलिना में कैसे बताया कि 760 मिलीमीटर ऊंचाई तक का मरकरी ही उतना प्रेशर लगा देगा जितना कि एक वायुमंडलीय दाब है, वो देखेंगे टोरिसली एक्सपेरिमेंट। फिर आर्किमिडीज, पास्कल, बर्नौलीज थ्योरम और कुछ और सरफेस टेंशन टाइप की चीजें, कैपिलरिटीज एक्शन, ये 2-3 वीडियो और करेंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत ऐसे ही चैप्टर है अपना, थोड़ा सा अपना पढ़ लो इसे, कुछ खास इसमें मजेदार चीजें हैं नहीं, पर पेपर के लिए तो इंपॉर्टेंट है। पेपर में आ जाता है क्वेश्चन कि एरोप्लेन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, बर्नौली प्रिंसिपल पे। हाइड्रोलिक ब्रेक किस पे काम करते हैं जो गाड़ियों में लगते हैं, पास्कल पे। तो करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय।